So the point that I try to make is that the constitution, the first British made constitution of Bharat, which is the Government of India Act of 1919, is not the product of a national development, it is the product of an international development. So I try to connect the dots between the end of the First World War, leading to the Paris Peace Conference, leading to the Treaty of Versailles, leading to the foundation or the founding of the League of Nations, then the parallel debates that go on in the British Parliament, both in the House of Lords and the House of Commons, जो ये कहता है कि लीग ऑफ नेशंस जो है, it represents Christian peace, Christian brotherhood, Christian Senate, Christian League of Nations, Christian truth, Christian rationality, तो and Christian civilization, जिसके बेसिस पे ये कहने की ये कोशिश करते हैं हमारे जो राष्ट्र के सिद्धांत होते हैं, जैसे नेशन स्टेट का जो पॉलिसी होता है, उसी के बेसिस पे बाकी जितने भी राष्ट्र हैं या जितने भी देश हैं जो लीग ऑफ नेशंस का मेंबर बनना चाहते हैं, उनको भी हमारे ढांचे में डलना चाहिए, विच इज टू से दे मस्ट कास्ट देमसेल्व्स इन द मोल्ड ऑफ अ नेशन स्टेट अकिन टू यूरोपियन स्टेट और अ यूरोपियन नेशन स्टेट। एंड इसी के बेसिस पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कशन चलता है भारत के लिए एक संविधान के लिए, क्योंकि संविधान was treated and was meant to be an instrumentality of converting colonized societies in the image of European nation state through the introduction of Christian political institutions so that they can gradually move towards a Christian concept of civilization and eventually towards secular Christianization of their cultures and societies. ये उनका मकसद था और ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये इन्होंने खुल के बोल दिया था अपने डिस्कशंस में, चाहे वो लीग ऑफ नेशंस में हो या लीग ऑफ नेशंस के सराउंडिंग जितने भी डिबेट्स चल रहे थे या फिर भाषण जो दे रहे थे, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे या कोई और थे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो डिस्कशंस चल रहे थे, सबने ये खुल के बोला था कि इनका जो दृष्टांत है या फिर इनका जो मापदंड है वो है क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, और बाकी सोसाइटीज को अपने आप को इस बेंचमार्क के बेसिस पे खरे उतरना था। Therefore, all of them have to adopt a constitution. So, therefore, constitution was introduced in colonized societies with the express intent of gradually secularizing their identities to rid them of their so-called superstition, namely their own faith systems, and to introduce them to the concept of Christian values and Christian civilization through political structures, through educational structures, and through language policies. इसका इन्होंने खुल के जिक्र किया है इन द रिपोर्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स विच इज अदरवाइज नोन एज द मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट, जिसको दो लोगों ने एक्चुअली ड्राफ्ट किया था। एक थे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड देन द वाइसरॉय मोंटागो एंड केम्सफोर्ड, दोनों ने मिलकर इसकी रचना की थी, जहां पे इन्होंने ये कहा था स्पेसिफिकली कि हमें ये करना चाहिए क्योंकि भारत जो अंधकार के गर्दों में डूबा पड़ा है बिकॉज ऑफ इट्स हिंदू रिलीजन, इसका उद्धार करना हमारी जिम्मेदारी है। और हम इसका उद्धार कैसे कर पाएंगे? हम इनको सिखाएंगे कि राष्ट्र कैसे चलाया जाता है, इन बर्बर लोगों को हम सिखाएंगे कि सिविलाइजेशन क्या होती है, संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होती है। हम इनको अंग्रेजी पढ़ाएंगे और साइंटिफिक टेम्पर पढ़ाएंगे। ये इनका मकसद था अंटिल 1919, और ये जो मकसद है 1614 से लेके 1853 तक नहीं बदला, इनफैक्ट 1857 तक नहीं बदला, 1858 दैट इज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद से लेके 1990 तक इसमें कोई अंतर नहीं आया था। तो मैं यही एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता हूं कि 1919 तक इनकी सोच जो है ऐसी ही रही है, और मैं इस बात को खुला छोड़ देता हूं कि जब यहां से अगली बार संविधान की बात होती है 1935 में या फिर 1946 में, विच इज 1946, तो क्या हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के जो निर्माता थे, इनको इसका ज्ञान था या नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें हमारा ईसाईकरण हो रहा था, हमारा क्रिश्चियनाइजेशन हो रहा था, इसका इनको ज्ञान था या नहीं था? अगर था तो इन्होंने इसके साथ जूझने की क्या कोशिश की? अगर नहीं था तो हम इसको आगे कैसे ले जा सकते हैं बिना कोई प्रश्न की? सो I don't want to sound conspiratorial, Rakesh ji, but my experience of the last few years tells me that nothing is a coincidence anymore. Okay, so मुझे लगता है that there is a nexus, there is a connection
and the withdrawal of the United States from Afghanistan and the increased radicalization of the immediate neighborhood and the immediately increased attacks over Hindus or on Hindus, I don't think is a coincidence. Then when you look at the Dismantling Global Hindutva conference that was held on the September 11th, exactly on the same day as Swami Vivekananda's lecture at the Parliament of Religions in 1902, I don't think any of this is a coincidence. Clearly, there is something happening. If I'm bound to come across as a conspiracy theorist, but then those who understand the concept of a deep state and those who acknowledge its existence will not negate the fact that there are seldom any coincidences in human history. Something or the other is constantly being moved by someone. So I do believe the idea is to vilify Hindus as much as possible to put pressure on us to accommodate certain Western interests. Western interests and vested interests. So, or Western vested interests, and those both of them being synonymous. So, I think this is a clear tactic to put pressure on the Indian government to make serious concessions on identity-related aspects, especially after the gains made with respect to CA and Article 370. So, I agree with you that this is not a coincidence. I hope that answers your question.